हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं अपने इस आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में संख्याओं को 10 के घातांक के रूप में लिखने पर अभ्यास कराया था और घातांक की आवश्यकता के बारे में चर्चा की थी। अपने वीडियो घातांक से संबंधित वीडियो के इस दूसरे पार्ट में हम 10 आधार 10 के अतिरिक्त अन्य आधार से संबंधित संख्याओं को घातांकों में लिखने के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह यह है कि घातांक के रूप में लिखने के लिए हमें संख्या का गुणनखंड करना आना चाहिए। और गुणनखंड, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गुणनखंड करना जानते होंगे। फिलहाल मैं गुणनखंड करते हुए आपको घातांकों के रूप में संख्याओं को लिखने की प्रक्रिया के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अगर कहा जाए कि हमें 64 को घातांक में लिखना है, 64 को हमें घातांक के रूप में लिखना है। क्या करना है? 64 को घातांक के रूप में 64 को घातांक के रूप में हमें लिखना है। तो इसको क्या करेंगे? 64 को घातांक के रूप में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम 64 का गुणनखंड करेंगे। और 64 यहाँ ऐसे लिखते हैं। 64 हम 64 इस तरह से लिखते हैं। यह 64 है और इस 64 का गुणनखंड करते हैं। और 64 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 64 में हमने 2 से भाग दिया हुआ 32। फिर 32 में हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, यह 2 से कटेगा। तो 32 में 2 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 16। 2 इकन्ने 2, 1 शेष बचेगा, 2 छक्के 12। फिर 16 में 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 8 में 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8। फिर 4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4। और फिर 2 में 2 से भाग दे देंगे, 2 इकन्ने 2। तो इस तरह से आपने देखा कि 64 का जो हमारा गुणनखंड हुआ वह हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको अब हम क्या करते हैं? जैसे ये 64 है तो 64 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे। और 64 का जो यह गुणनखंड आया इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2 और फिर गुणा 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का 64 का जो गुणनखंड हुआ वह 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 के रूप में हुआ। और यहाँ आप देखें 2 जो है गुणन के रूप में 6 बार है, तो हम 2 लिखेंगे और इस पर 6 की घात लगा देंगे। तो 64 को हम आधार 2, ध्यान दीजिएगा, 64 को आधार 2 के रूप में जब हम लिखेंगे तो इस पर होगा 2 की घात 6, 2 की घात 6। अब इसी 64 को अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं 4 की घात के रूप में, अगर हमें कहा जाए कि इसको 4 की घात के रूप में हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 × 2 एक बार, फिर गुणा 2 × 2 एक बार, और फिर 2 × 2 एक बार। यानी तब क्या हो जाएगा? यह 2 × 2 2 × 2 2 × 2। तो 4 की घात के रूप में हमें लिखने के लिए क्या करेंगे? 4 की घात के रूप में अगर हमें लिखना है तो 2 दूने 4, फिर हो गया 2 दूने 4, और फिर हो गया 2 दूना 4। और 4 हमारा कई बार हुआ? 3। तो आधार 4 हुआ और इस 4 पर हमने 3 की घात लगा दिया। तो इस तरह से हुआ 4 पर 3 की घात। हमने 64 को आधार 2 के रूप में लिखा तो इसकी घात 6 आया। 64 को हमने 4 के आधार के रूप में लिखा तो 4 के आधार के रूप में लिखने पर इसकी घात 3 आया। इसी तरह से हम 64 को अगर हमें 8 के आधार के रूप में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 8, 8 × 8, 8 अट्ठे 64, और तब हम लिखेंगे आधार 8 पर 2 की घात। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही संख्या 64 को भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न घातों के रूप में
हम लिख सकते हैं। और ये सभी घातांक के आधार पर, भिन्न भिन्न आधारों पर और भिन्न भिन्न घातों पर जो भी मूल्य है वह सभी बराबर है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसको देखा जाए तो हम इसको इस तरह से पुनः लिख सकते हैं। आधार 2 पर 6 की घात यह बराबर होगा आधार 4 पर 3 की घात, यह बराबर होगा आधार 8 पर 2 की घात का। मतलब आधार 2 पर जो 6 की घात है वह भी 64 के बराबर है, आधार 4 पर 3 की घात है तो वो भी 64 के बराबर है, और आधार 8 पर 2 की घात है तो यह भी 64 के बराबर है। यानी आधार 2 पर 6 की घात यह 64 बराबर आधार 4 पर 3 की घात ये भी 64 बराबर आधार 8 पर जो 2 की घात है ये भी 64 है। यानी यह तीनों संख्याएं या राशियां आपस में समतुल्य हैं, बराबर है। तो इस तरह से आपने देखा कि 64 को घातांक के रूप में इस तरह से लिखा गया। अब एक आगे सवाल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1 के बाद यह जो है हमारा क्या है, यह 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 3 है। तो इसको हमें 10 की आधार के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। जो 10 की आधार होगी उसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 और गुणा 10, और तब हम इसको लिख सकते हैं 10 पर 3 की घात। अगर हमें इसे संख्या 1000 को आधार 10 के रूप में लिखना हो तो इस तरह से होगा 10 पर 3 की घात। अब आगे चलें, अगर हमें दूसरे आधार के रूप में लिखना हो तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, और आप इसको लिख सकते हैं 10 को 2 गुणा 5, फिर 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 5, और फिर इस 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब इसको हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से हुआ, और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ देखिए 2 जो है 3 बार आया हुआ है गुणनखंड के रूप में, तो हम यहाँ 2 पर 3 की घात लिखेंगे, गुणा 5 भी 3 बार आया हुआ है तो हम 5 पर 3 की घात लिखेंगे। अब प्रश्न हमारा क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अगर 1000 संख्या 1000 को हमें 2 और 5 के घात के रूप में लिखना हो तो उसकी प्रक्रिया हम इस तरह से करेंगे। यानी 1000 को हमें 2 और 5 की घात के रूप में लिखने के लिए हम 1000 का गुणनखंड करेंगे, 10 गुणे 10 गुणा 10 होगा, 10 का गुणनखंड लेंगे 2 गुणा 5, इस 10 का गुणनखंड 2 गुणा 5 और इस 10 का गुणनखंड 2 गुणा 5, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 को एक जगह कर लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 को एक जगह कर लेंगे तो 2 पर 3 की घात हो जाएगी, और इस 5 के लिए 5 पर 3 की घात हो जाएगी। तो हमारा जो 1000 है वह 2 और 5 के घात के रूप में हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौको 16, और आधार 4 हुआ और 4 पर 2 की घात हो गया। इसी 16 को हम आधार 2 पर लिखना हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और तब हो जाएगा 2 पर 4 की घात। यानी हम 16 को आधार 4 पर इस तरह से घात के रूप में लिखेंगे, और फिर इसी 16 को हम आधार 2 के घात के रूप में लिखना हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 पर 4 की घात हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यह 16 और 16 इन दोनों ही 16 को हम आधार 4 पर घात 2 के रूप में और 2 पर आधार 2 पर घात 4 के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसमें घातांक इसका 2 है और आधार 4 है, इसमें इसका घातांक 4 है और इसका आधार 2 है। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रश्नों को हम लेते हैं और उनको पुनः हल करते हैं। अब हम एक सवाल और अगला सवाल हम लेके चलते हैं, और अगले सवाल को हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 49 को हमें आधार 7 के रूप में लिखना है। तो 49 को हमें आधार 7 के रूप में लिखना है अगर, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे 7 सत्ते 49, और इसको लिख लेंगे 7 पर 2 की घात, 7 पर 2 की घात। इसी तरह से
हमें 25 को 5 की घात के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5, 50 में 25 और 5 पर यह 2 की घात हो जाएगी। इसी तरह से हमें 27 है, 27 को हमें 3 की घात के रूप में लिखना है, तो 27 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। 27 का पहले गुणनखंड करेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे, 3 9 27, 3 से भाग देंगे, फिर इस 9 में 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9, और फिर इस 3 में 3 से भाग दे देंगे, 3 इक्यावन 3। तो हमारा 27 का गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर हमारा हुआ 3 पर 3 की घात, क्योंकि 3 3 बार आया हुआ है। तो इस तरह से हम घात के रूप में संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं जिसे हम आगे लगाते हैं। यह 125 है। 125 को हमें 5 के घात के रूप में लिखना है, तो 125 को अगर 5 की घात के रूप में लिखना है तो 125 का गुणनखंड होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, और हम 5 पर 3 की घात लगा लेंगे, क्योंकि 5 का गुणा 3 बार हुआ है, यानी गुणन के रूप में 5 3 बार आया हुआ है, तो 5 पर 3 की घात हो गई, जिसमें आधार 5 है और घात जो है 3 है। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं का भी हम गुणनखंड करके और उनको घात रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ऋण 8 का लिखना है घात के रूप में। 8 को हमें घात के रूप में लिखना है, तो हम पहले ऋण करेंगे, बाहर कर लेंगे, और यहाँ 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको हम लिख सकते हैं ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, यानी ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, और तब हम इसको लिखेंगे ऋण 2 पर 3 की घात, यानी आधार ऋण 2 हुआ और इसकी घात 3 हुई। इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हल आसानी से किया जा सकता है। मान लीजिए हमें ऋण 27 को आधार 3 के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 27 का गुणनखंड करेंगे, ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3, और ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3। अब क्या करेंगे? ऋण 3 पर 3 की घात लगा लेंगे। ऋण 3 पर क्या करेंगे? 3 की घात लगा लेंगे, और इस तरह से 27 को हम ऋण 3 के आधार के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अब आप आगे चलें। इसी तरह से हमें 343 को हमें घात के रूप में लिखना है, तो 343 को घात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 343 का गुणनखंड करेंगे, और जब गुणनखंड करेंगे तो आपको पता चलेगा, हम पहले इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28 होगा, 34 में से 28 घटाएंगे 6, फिर 7 9 63 हो जाएगा, फिर 49 में 7 से भाग देंगे तो फिर हो जाएगा 7 7 49, और फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो 7 51 7 हो जाएगा। और इस तरह से 343 का जो गुणनखंड होगा वह 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी संख्या 7 अंक 7 जो है वह गुणन के रूप में 3 बार प्रयुक्त है, और तब इसकी घात होगी 7 पर 3 की घात, 7 पर 3 की घात। तो इसी तरह से हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं जो कि परिमेय संख्या के रूप में है। मान लीजिए आपको 8/27 को घात रूप में लिखना है। 8/27 को घात रूप में लिखना है, तो 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 27 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, और हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 2/3, फिर यह हो जाएगा 2/3, और फिर यह हो जाएगा 2/3, और यह हो ही गया 2/3। यानी आप देखें कि जो 2/3 है वह कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 पर 3 की घात, 2/3 पर 3 की घात। तो आधार हमारा 2/3 हुआ और इसका घातांक 3 हुआ। अगर हमें इसे ऋणात्मक रूप में लेके लिखना है तो ऋणात्मक रूप में भी लेकर के आसानी से हम इसे लगा सकते हैं। हम अगला उदाहरण लेते हैं ऋणात्मक रूप में ही। जैसे ऋण 8/27 को हमें घात रूप में लिखना है, तो अब क्या करेंगे?
इसको लिखेंगे ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, और बटा हो जाएगा ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण 2/3 गुणे ऋण 2/3 गुणे ऋण 2/3। सारी ये ऋण नहीं रहेगा, यह ऋण नहीं रहेगा, केवल ऊपर का ऋण ही रखेंगे, या नीचे अगर रखेंगे तो ऊपर ऋण नहीं रखेंगे। तो यह हुआ ऋण 2/3 गुणा ऋण 2/3 गुणा ऋण 2/3, और तब हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऋण 2/3 पर 3 की घात। तो परिमेय संख्याओं को भी हम घात के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारी आधार घातांकीय रूप में लिखने की जो आधार प्रणाली है वह बहुत ही बेजोड़ है, और इस घातांकीय रूप में लिखने से हमारी अनेक प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया ही आसान हो गई। अब इस तरह से अनेक प्रकार की संख्याएं हैं जिनका आप गुणनखंड करके घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है 36 को घात के रूप में, 36 को हमें घात के रूप में लिखना है। तो 36 का जो हमारा गुणनखंड होगा वह गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, और इसको लिख सकते हैं आधार 6 पर 2 की घात। अब मान लीजिए आधार 6 पर 2 की घात के रूप में न लिख करके हमें इसे किसी दूसरे आधार घात के रूप में लिखना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 36 को लिखेंगे 6 गुणे 6, 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3, और फिर इस 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3, और फिर क्या करेंगे, 2 गुणा 2 2 बार है तो 2 पर 2 की घात, और 3 गुणा 3 2 बार है तो 3 पर 2 की घात। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने 36 को आधार 2 और आधार 3 के घातीय संकेतन के रूप में लिखा, और तब यह समस्या हमारी जो लिखने की है घातीय रूप में वह हमारी आसान और सरल हो जाती है। तो 36 को हमें 2 और 3 के आधार के रूप में लिखना हो तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे, और 36 को आधार 6 के रूप में लिखना हो तो हम इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इस तरह से भिन्न भिन्न संख्याओं को लेकर के भिन्न भिन्न तरीके से आधार के रूप में घातीय संकेतन के रूप में उन संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम पुनः लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।